सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डोरा द डॉटर मेरे नज़रिए से। उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा समय देकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं डोरा से रिलेटेड और कुछ दूसरी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकूँ। खैर, आज का वीडियो बनाने की सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत मुझे इसलिए महसूस हुई क्योंकि हाल ही में मैं कुंभ यात्रा करके लौटी हूँ। प्रयागराज की यात्रा करके लौटी हूँ, कुंभ का स्नान करके लौटी हूँ, और मैं ये चाहती थी कि मैं अपने अनुभव को आप सब लोगों के साथ में शेयर करूँ। और शेयर करने की एक मुख्य वजह ये भी थी कि जब मैं कुंभ का स्नान करके लौट रही थी, मैं ऑन द वे ही थी, तब से ही मेरे पास में कॉल्स आने लगे थे, लाइक मेरे रिलेटिव्स के आने लगे, फ्रेंड्स के आने लगे, क्योंकि जो लोग अभी तक नहीं जा पाए हैं उन्हें डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत रहती है, क्योंकि अभी तक कुंभ की यात्रा को लेकर और कुंभ के स्नान को लेकर इतनी ज़्यादा डिफरेंट तरह की खबरें सामने आई हैं कि जो अभी तक नहीं जा पाए हैं वो कन्फ्यूजन वाले स्टेट में है कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, जैसे कितना पैदल चलना पड़ेगा, वहाँ कितनी भीड़ है, और हम लोग वहाँ सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमें प्रॉपर प्लेस मिलेगा या नहीं मिलेगा नहाने के लिए, अगर नहा लिए तो क्या कपड़े चेंज करने के लिए प्रॉपर प्लेस है या नहीं है, और अगर हम जा रहे हैं तो क्या हम बच्चों को साथ लेकर जा सकते हैं, क्या हम बूढ़ों को साथ लेकर जा सकते हैं, और हमें कितना समय वहाँ लग जाएगा, आप कितना किलोमीटर पैदल चले थे। ये एक मेन क्वेश्चन है वहाँ का कि आपको कितना पैदल चलना पड़ा था या आपको कितनी भीड़ का सामना करना पड़ा था, और ये क्वेश्चन वाजिब भी हैं। मैंने भी जाने से पहले लोगों से ये जानने की कोशिश की थी, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक माइंड सेटअप होता है, आप एक दिमागी तौर पर एक तैयारी करके निकलते हो, मेंटली आप अपने आप को तैयार करके निकलते हो कि आपको किन परिस्थितियों का सामना करना है, और उन परिस्थितियों का सामना करके फिर आपको कुंभ का स्नान करना है। क्योंकि देखिए, ये तो एक हमारे दिमाग में एक चीज़ हमारे दिमाग में बैठ गई है कि अगर ये कुंभ स्नान 144 साल बाद में आया है, तो इस ज़िंदगी में तो शायद दोबारा हमें मिलेगा नहीं, और न सिर्फ मुझे मेरी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, बल्कि मैं समझती हूँ कि मेरे बच्चों को भी उनकी ज़िंदगी में शायद दोबारा ये न मिले। ऐसा मेरा मानना है। तो बेटर है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में अपने रहते हुए अपने आप को और अपने बच्चों को इस बहुत ही महत्वपूर्ण, पवित्र और पावन घड़ी का साक्षी बना पाऊँ, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और यही सोचकर मैं अपने बेटी के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में, और साथ ही मेरे भाई और जीजा जी के साथ में इस यात्रा पे निकली थी। और हमारी प्लानिंग भी बहुत अजीब तरीके से हुई थी। मतलब आप ये समझिए कि कुंभ स्नान के लिए जाने से पहले जाने कितनी प्लानिंग्स बनी और बिगड़ी, कभी फ्रेंड्स के साथ में, कभी रिलेटिव्स के साथ में, लेकिन कुछ भी एडजस्ट नहीं हो पाया। समटाइम्स किसी के साथ में डेट्स की प्रॉब्लम आई, किसी के साथ में ये प्रॉब्लम आई कि अगर वो अपने बच्चों को घर रखे जाते हैं तो वो किसके सहारे रखे जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे चले कि फाइनली जो हमारा प्रोग्राम बना वो ये बना कि हम अपनी ही गाड़ी लेके निकलेंगे। और क्योंकि मैं, विवेक मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची, हम 3 हैं, तो हमें लगा कि अगर गाड़ी 5 सीटर है तो 2 सीट्स को क्यों खाली रखें। बेटर है कि हमारे साथ 2 लोग और चले, ताकि 3 की बजाय 5 लोग अच्छे। और जब आप लंबे सफ़र पर होते हो तो लोग थोड़े ज़्यादा हों तो और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आपको इमोशनल और मेंटल सपोर्ट भी मिलता है उनसे। बहरहाल मेरे भैया और जीजाजी भी आ गए थे, और हम लोग 26 तारीख की सुबह कुंभ के लिए निकले, प्रयागराज के लिए निकले। विवेक को 25 तारीख की नाइट ड्यूटी करनी थी, और वो 26 की सुबह 5:30 बजे घर आए थे। तो ये भी पॉसिबल नहीं था कि हम लोग सुबह सुबह जल्दी निकल पाते, क्योंकि उनका नींद लेना ज़रूरी था। लॉन्ग ड्राइव थी, और अनफॉर्चुनेटली न तो जीजाजी को गाड़ी चलानी आती है और न भैया को चलानी आती है, तो गाड़ी भी उन्हें ही ड्राइव करनी थी। तो हम लोगों ने सब ने ये डिसाइड किया कि एक बार विवेक थोड़ी नींद ले लें, फिर उसके बाद में हम निकलेंगे। तो फाइनली हम लोग करीब सुबह 10 साढ़े 10 बजे के लगभग प्रयागराज की यात्रा के लिए रवाना हुए। भगवान श्री गणेश को अपने मन में ध्यान में रखते हुए, खाटू श्याम जी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की, और पूरी हंसी मजाक और मस्ती के साथ में हम निकले। आगे जाके करीब दौसा के लगभग, क्योंकि हम लोग जयपुर से निकल रहे थे, तो प्रयाग के लिए निकलने के लिए दौसा बीच में आता है, तो दौसा में हम लोग रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए। फिर उसके बाद वापस विवेक ने गाड़ी चलाई,
और हम लोग आगरा क्रॉस करते हुए कानपुर पहुँचे, क्योंकि कानपुर पहुँचते पहुँचते हमें रात के करीब 9 बज गए थे। तो ये ज़रूरी था कि हम लोग वहाँ पर स्टे करें, क्योंकि कानपुर से आगे कुंभ की जो यात्रा है, जो प्रयागराज का सफ़र है, वो लगभग 3 से 4 घंटे का रहता है। और ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर हम रात को वहाँ पे 2-3 बजे पहुँचते तो रहने के लिए हमें प्रॉब्लम होती, और 2-3 बजे के लगभग त्रिवेणी स्नान के लिए जाना भी उचित नहीं था। तो हम लोगों ने कानपुर में स्टे करने का विचार किया। कानपुर में मेट्रो स्टेशन रावतपुर है, उसके जस्ट नीचे अगर आप देखें तो एक सती माता का मंदिर है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, और उस मंदिर में रहने की भी व्यवस्था है। आपको रूम्स वहाँ पे 400 रुपये का भी मिल जाएगा और 900 का भी मिल जाएगा। रूम जो 900 का है वो उसमें अटैच लैट बात है, तो वो आपके लिए कन्वीनियंट होता है। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे खाना भी अवेलेबल हो जाता है, 50 रुपये की अनलिमिटेड थाली। तो हम लोगों ने वहाँ पे स्टे करने का फ़ैसला किया। हम लोग वहाँ रुके और हमने रात वहाँ बिताई, और अगले दिन सुबह 6 बजे हम लोग कानपुर से रवाना हो गए। थोड़ा आगे जाके एक रेस्टोरेंट में हमने ब्रेकफास्ट किया, और फिर वहाँ से हमने अपनी गाड़ी दौड़ाई तो सीधा प्रयागराज में ही जाके रुकी। प्रयागराज में एंट्री करते हुए, मतलब सिटी में जब हम लोगों ने एंट्री की थी तो रास्ते थोड़े डाइवर्टेड थे। उसकी मेन वजह ये थी कि 26 जनवरी को, सॉरी 27 तारीख को हम लोग प्रयाग पहुंचे थे। तो 27 जनवरी को माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का दौरा वहाँ पे था, उन्हें कुंभ स्नान के लिए वहाँ आना था। तो थोड़े से उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए, जो भी प्रोटोकॉल होता है उसके तहत रास्तों को थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया था। बट उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी हमें। हम बहुत आसानी से और बहुत कम प्रॉब्लम के साथ में हम लोग पार्किंग तक पहुंच गए थे। कुंभ में जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है वो बहुत अच्छी की गई। पार्किंग मतलब आप ये समझिए कि बहुत लंबे चौड़े एरिया तक फैली हुई है, तो आप अपनी गाड़ी बहुत आसानी से पार्क कर सकते हैं। गाड़ी को पार्क करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम पार्किंग को लेके अगर कोई है तो वो ये है कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो जो एरिया था शायद वो वहाँ का डंपिंग जोन रहा होगा। आई थिंक सो, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी थी और वहाँ आसपास जो मतलब कचरे को हटाया गया था, और कचरे को हटाने के बाद उस प्लेस को पूरा अच्छी तरह से मैनेज किया गया था। बट वो जो एक मिट्टी होती है ब्लैक कलर की, बिल्कुल बारीक सी मिट्टी होती है, वो मतलब पूरे वातावरण में ऐसे फैली हुई थी, काली कलर की मिट्टी, और थोड़ी सी प्रदूषित तो थी ही डेफिनेटली। तो आप कितना ही धीरे अपने कदम बढ़ा रहे हो, आप मतलब आप सोचो कि आपने बहुत धीरे से अपना कदम ज़मीन पे रखा, लेकिन आप कितना भी धीरे रखो, मिट्टी एकदम से हवा के अंदर उड़ती थी। तो खैर हमें अपनी गाड़ी तो पार्क करनी थी, उसके अलावा हमारे पास में कोई और चारा नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया कि गाड़ी में अपने सारा जो हमारा लगेज था वो गाड़ी की डिक्की में था। हमने एक छोटा सा बैकपैक लिया और उसमें वो कपड़े रखे जो हमें स्नान करने के बाद में चेंज करने हैं, जैसे जो हमारे कपड़े चेंज करने वाले हैं या टॉवल है, ऐसी चीज़ें कुछ हमने अपने साथ रखी। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो थे पानी की 2 बॉटल्स रखना, क्योंकि सुबह के समय और शाम के समय वहाँ पे ठंड है, लेकिन दिन के समय अच्छी खासी धूप है और अच्छी खासी गर्मी है। तो पार्किंग एरिया से जब आप आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा चलने के बाद में आपको प्यास लगती है, डिहाइड्रेशन होता है, तो पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम लोग करीब 1 किलोमीटर के लगभग चले होंगे, और वहाँ खड़े होके, वहाँ सीआरपीएफ के कैंप्स वगैरह वो सब लगे हुए थे। तो रोड के किनारे हम लोग खड़े हो गए, तो हम लोग बस वेट कर रहे थे कि भाई क्या यहाँ पे ई रिक्शा अवेलेबल हो पाएगा या कोई दूसरा कन्वेंस अवेलेबल हो पाएगा, कि भाई कहाँ तक वो हमें लेकर जा सकते हैं। तो हमें उस दिन पता चला कि ई रिक्शा तो उस दिन बंद कर दिए गए थे, क्योंकि गृह मंत्री जी का दौरा था। तो हम लोगों को एक बार तो थोड़ी सी निराशा हुई, हमें लगा कि शायद आज ज़्यादा जल्द चलना पड़ेगा हमें। बट लकीली अचानक 1-2 बाइक वाले हमारे पास में आके रुके, और उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, बाइक व्यवस्था है, अगर आप चलना चाहते हैं तो हम आपको जो भी नियरेस्ट जगह जो भी होगी वहाँ तक हम आपको छोड़ देंगे, जहाँ तक पुलिस वाले आपको अलाउ करते हैं, बाइक वालों को अलाउ करते हैं। तो उस दिन वो पर कैंडिडेट 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे, और वो हमें ज़्यादा भारी लगा नहीं। हमें लगा कि ठीक है, अगर 3-4 किलोमीटर का भी सफ़र पर कैंडिडेट 100 रुपीज़ में तय हो रहा है तो ये बहुत बड़ी डील नहीं है, इसे ले लेना चाहिए। फाइनली हम लोग 5 थे, हम लोगों ने 3 बाइक्स करी, और हम लोग उन लोगों के साथ में निकल पड़े वहाँ पे। तो उन्होंने, बाइक वालों ने हमको छोड़ा, नाग वासुकी मंदिर आता है, नाग वासुकी मंदिर तक, वहाँ तक छोड़ा, क्योंकि उससे आगे पुलिस वालों ने उनको अलाउ नहीं किया। तो एक बार जब हम सब लोग जब वहाँ जाके उतर गए तो हमें वहाँ से फिर पैदल यात्रा करनी थी। अब वहाँ से जो पैदल यात्रा थी वो त्रिवेणी संगम तक लगभग
5 किलोमीटर की थी। मतलब 5 किलोमीटर में हार्डली 200-300 मीटर कम रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने गूगल फिट का जो ऐप है उसके ज़रिए पूरा चेक किया था कि हम लोग कितने किलोमीटर चल रहे हैं। तो करीब 5 किलोमीटर हम लोग पैदल चले होंगे। और इस बीच में त्रिवेणी संगम पहुंचने से पहले प्रशासन ने बहुत से और भी घाट बनाए हुए हैं। तो अगर जिन लोगों को ज़्यादा पैदल नहीं चलना है, जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, जैसे बड़े बुजुर्ग हैं नहीं चल पाते हैं, तो उन घाटों पर भी स्नान करने की व्यवस्था थी। तो अल्टरनेटिवली प्रशासन ने 3-4 घाट खोले हुए, लाइक जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन 17 नंबर, 19, फिर उसके बाद में 21, फिर उसके बाद में 23, ये 4 घाट खोले गए थे। तो जो लोग वहाँ स्नान करना चाहते थे वो वहाँ स्नान कर सकते थे। लेकिन जिनके दिमाग में ये है कि नहीं, जब इतनी दूर आए हैं तो त्रिवेणी संगम पे ही स्नान करेंगे, उसी घाट में जाके स्नान करेंगे, तो वहाँ से आपको करीब 2 किलोमीटर और चलना था और वहाँ जाके आपको स्नान करना था। तो मैं आपको कंप्लीटली बता दूंगी कि त्रिवेणी संगम तक पहुंचने के लिए, नाग वासुकी मंदिर से त्रिवेणी संगम तक पहुंचने के लिए अगर आपको पैदल चलना पड़ रहा है तो वो 5 किलोमीटर की यात्रा आपकी होगी। आप आराम से चल सकते हैं। उस दिन भी बहुत भीड़ थी, ऐसा नहीं था कि भीड़ नहीं थी। भीड़ लगभग रोज़ होती है, ठीक है, अमृत स्नान के साथ दिन शायद बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बट दूसरे जो ऑर्डिनरी डेज़ है उस दिन भी बहुत भीड़ होती है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वो भीड़ लगातार चलती रहती है। प्रॉब्लम तब आती है जब भीड़ होती है और वो रुक जाती है। तो रुकने की वजह से फिर दम घुटने की स्थिति होती है या भगदड़ की स्थिति होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि भीड़ लगातार चल रही थी, इसीलिए हम भी लगातार चल रहे थे। हमें चलने में कोई दिक्कत नहीं थी। ज़रूरत होती है एक दूसरे पर ध्यान रखने की कि आगे जो चल रहा है, पीछे जो चल रहा है, वो एक दूसरे को लगातार देखता रहे ताकि कोई आगे पीछे ना हो जाए। तो हम लोग बड़ी आसानी से उस भीड़ के माहौल के साथ भी बहुत आसानी से चल रहे थे, बिना किसी मुसीबत के चल रहे थे। पानी की 2 बॉटल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन पूरे रास्ते में आप देखिए खाने पीने वालों के इतने खोमचे ठेले लगा रखे हैं कि अगर किसी को खाना पीना भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं आती है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको प्यास लग रही है तो हर हर 100 मीटर भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, शायद हर 50 मीटर पे एक व्यक्ति पानी की बॉटल्स लेकर वहाँ पे खड़ा हुआ है और आपको पानी पीना, आप उनसे बॉटल लें, आप आगे निकलें। तो हम ऐसे आगे से आगे बॉटल खरीदते जा रहे थे। और जो एक अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ वहाँ के मार्केट की, वो टेम्पररी मार्केट है। क्योंकि सारी व्यवस्था तुरंत की गई है, तो टेम्पररी मार्केट है, टेम्पररी छोटी छोटी दुकानें लगाई हुई, वो चाहे चाय की हो, चाहे वो चाट पकौड़ी की हो, चाहे वो पानी की हो, किसी भी चीज़ की हो। अच्छी चीज़ ये थी कि जो प्राइजेज़ वहाँ पे सेट किए हुए हैं ना, वो भीड़ को और मेले और माहौल और ज़रूरत को देखते हुए नहीं है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि माहौल और ज़रूरत को देखते हुए कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन प्रयाग की एक सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि अगर पानी की बॉटल 20 रुपए की है ना, तो वहाँ आपको 20 रुपए की ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो 20 रुपए की 30 रुपए कर देंगे, या ऐसा नहीं है कि स्वीट कॉर्न का एक कप 30 रुपए का है तो वो 50 रुपए का कर देंगे। नहीं, जो प्राइजेज़ आपको आपके शहर में मिलती है वही प्राइजेज़ आपको वहाँ पे मिलेगी। तो आपकी जेब से जो पैसा खर्च है वो बिल्कुल भी अननेसेसरी खर्च नहीं होता है, आपका पैसा रीज़नेबल ही खर्च होता है। तो इस चीज़ को भी लेके हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हम लोग बड़ी आसानी से चलते रहे। बीच बीच में थकान होती थी, लाइक हम लोग पानी पीते फिर आगे निकल जाते थे, और फाइनली हम लोग पहुंच गए त्रिवेणी संगम घाट पे। अब त्रिवेणी संगम घाट पे क्योंकि उस दिन अमित शाह जी का दौरा था, तो एक साइड का जो एक बहुत बड़ा सा जो एरिया था उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया था। वहाँ पे आर्मी, वो सीआरपीएफ की पुलिस वगैरह वो सब लोग लगे हुए थे। लेकिन जो दूसरा पार्ट छोड़ा गया था वो भी सफिशेंट था। हाँ, उस अमृत स्नान का जो संगम द्वार है, जो संगम द्वार में अंदर जाने के लिए अंदर जाते समय एक बार को एक अजीब सी भीड़ का हमें सामना करना पड़ा, और उसकी वजह सिर्फ वही थी कि एक साइड को पूरा बंद कर दिया गया था। अगर आप ये देखें कि उस दिन कोई वीआईपी दौरा नहीं है तो वो पूरा एरिया पूरा खुला हुआ रहेगा, और सवाल ही नहीं है कि आप टकराओ, आप आराम से निकल सकते हो वहाँ से। संगम द्वार को क्रॉस करके हम त्रिवेणी घाट पर पहुँचे। और त्रिवेणी घाट में जब हम पहुँचे तो एक बार को पहले हमें ऐसा लग रहा था, मतलब हम जब घर से निकले थे
तो हमें ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं वहाँ कितनी भीड़ होगी, पता नहीं हम लोग वहाँ कैसे बैठेंगे, हमारा सामान हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, हम नहाएंगे कैसे। क्योंकि क्या होता है कि जेंट्स के लिए शायद ये नॉर्मल होता है कि वो भीड़ में चिपक चिपक के भी नहा ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फीमेल्स को थोड़ी सी हेजिटेशन रहती है कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो आसपास सब लोग चिपक रहे होंगे तो ऐसे में हम कैसे नहाएंगे, तो एक हेजिटेशन हो जाती है। मतलब आपके दिमाग में धर्म एक अलग चीज़ है और आपकी हया और इज़्ज़त एक अलग चीज़ होती है। तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ थी कि यार बहुत ज़्यादा भीड़ होगी आसपास, मतलब दूसरे जेंट्स होंगे, उनसे चिपक चिपक के ऐसे नहाना पड़ेगा, थोड़ा ऑकवर्ड सी सिचुएशन होगी। बट टच वुड ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्नान किया, बहुत आराम से स्नान किया, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। पहले विवेक भैया और जीजाजी नहाए, वो नहा के आए, तब तक मैं साइड में बैठी हुई थी। वहाँ पे साइड में मिट्टी के कट्टों से एक अजीब सी मतलब एक ऐसा स्पेस बनाया गया है कि आप वहाँ पे अपना सामान रखें, आप वहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। तो मैं और मेरी डॉटर किशु हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और ये तीनों लोग वहाँ से नहा के आए। किशु ने जाके उनके वीडियोस बनाए, फ़ोटोग्राफ्स बनाई, और वीडियो और फ़ोटोग्राफ्स भी आप बड़ी आसानी से बना लेते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। भीड़ का तो कोई मैटर ही नहीं है ना, वहाँ पे आप आराम से अपने वीडियोस बना सकते हैं। वो लोग नहा के आए, उन्होंने नहाया, चेंज वेंज किया, उसके बाद में मैं और किशु गए, और यकीन मानिए हमने बहुत मस्ती के साथ में वहाँ पे डुबकी लगाई है, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। हमने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवाए, वहाँ के त्रिवेणी संगम घाट की कुछ यादें लेकर जो हमने कैमरे में कैद की, उन्हें लेके, और फिर हम लोग चेंज करके और वापस हम लोग वहाँ से निकले। अच्छा, चेंज करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि चेंज करने की व्यवस्था वहाँ रखी गई है, हालांकि हमने वहाँ चेंज नहीं किया। मैंने घर से ही एक व्यवस्था की थी। जैसे किशु के लिए मैं चेंज करने के लिए एक लूज़ गाउन लेकर गई थी, तो मुझे किशु को अलग से किसी चेंजिंग रूम में लेकर नहीं जाना पड़ा। मैंने ऊपर से उसको वो लूज़ गाउन पहनाया और अंदर ही अंदर से उसने चेंज कर लिया था। और जहाँ तक मेरी बात है, तो आप यकीन मानिए प्रयागराज में दिन के समय इतनी गर्मी लगती है और इतनी अच्छी धूप होती है कि मैं जिन कपड़ों में नहाई हूँ ना, मैं उन्हीं कपड़ों में वॉक करके जब तक 2 किलोमीटर आगे नहीं पहुंची होंगी और मैं पूरी तरह से सूख चुकी थी। मुझे चेंज करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। मुझे जब मैं नहा के निकली तो मुझे ठंड लगी नहीं रही थी, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ, ठंड होती और धूप नहीं होती तो डेफ़िनेटली चेंज करने का कोई जुगाड़ ज़रूर मुझे देखना पड़ता, बट ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं गीली गीली रवाना हो गई और आप सोचिए 1-1.5 किलोमीटर के बाद तो मैं सूख भी गई थी। तो प्रयागराज से हम लोग निकले नहा के, और वहाँ से हम लोग संगम द्वार से वापस बाहर निकले, और बाहर निकल के हम हार्डली शायद 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर गए होंगे। तो 1.5-2 किलोमीटर जाने के बाद में फिर आपको ई रिक्शा मिल जाता है, मतलब जाने के लिए ई रिक्शा आपको पार्किंग से थोड़ा पहले तक के लिए मिल जाएगा। उस ई रिक्शा ने हमसे 500 रुपीज़ चार्ज किए थे 5 लोगों के, और वो हमें जेन्युइन भी लगे। हमें लगा कि 3-4 किलोमीटर का सफ़र है तो डेफिनेटली इतना तो चार्ज होना ही चाहिए, अगर ये इतना लेते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने 500 रुपये ई रिक्शा वाले को दिए, एंड उसने हमको हमारी जो पार्किंग थी उससे थोड़ा पहले हम लोगों को ड्रॉप किया, और फिर हम लोग वापस पैदल पैदल अपने पार्किंग तक पहुँचे। और पार्किंग का जो वहाँ पे शुल्क है वो है 60 रुपीज़। तो हम लोग पार्किंग से अपनी गाड़ी ली और हम लोग वहाँ से सीधा ही रवाना हो गए थे अयोध्या के लिए। हमारा वहाँ रुकने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि हमें लगा कि जो मेन पर्पस था वो सिद्ध हो चुका है। हालांकि दिमाग में वहाँ के जो संत लोग हैं, जो बाबा हैं, उन सब से मिलने की इच्छा थी, लेकिन पता नहीं क्यों मन में ये चीज़ थी कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रुकना और भीड़ को दावत देने वाली बात थी। तो हम लोग वहाँ से निकल गए। हमें लगा अभी फ़िलहाल हमारी किस्मत में ऊपर वाले ने सिर्फ ये चीज़ लिखी है तो हमें इसे ही प्रसाद समझ के यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो वहाँ से हम लोग अयोध्या के लिए रवाना हो गए। और ये जो पूरी यात्रा थी ये हमें बहुत अच्छी लगी, मतलब हमें ऑनेस्टली किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। भीड़ थी, सब कुछ था, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि सब कुछ बहुत आसानी से होता रहा। और जहाँ तक ये है कि जैसे अभी मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि कैसी व्यवस्था थी, क्या थी, तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि व्यवस्था पर डे चेंज होती है। मैंने क्या चीज़ देखी है और मैंने कितना पैदल चला है,
ये ज़रूरी नहीं कि आप भी सेम चीज़ का सामना करें, क्योंकि पर डे के हिसाब से प्रशासन वहाँ सहूलियत को चेंज करता रहता है। हो सकता है मैं 5 किलोमीटर पैदल चली, हो सकता है आपको 3 किलोमीटर चलना पड़े, और ये भी हो सकता है आपको 7 किलोमीटर चलना पड़े। तो वो वहाँ की व्यवस्था पर डिपेंड करता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो मैंने देखा या मैंने अनुभव किया वो आपको भी हो। लेकिन ये है कि मन में ईश्वर को ध्यान में रखते हुए अगर आप निकलेंगे तो यकीन मानिए कि आपका जो सफ़र होगा ना वो बहुत बेहतरीन होगा। तो अगर मन के अंदर ये है कि आपको त्रिवेणी में स्नान करना है तो बस निकल पड़िए। और अगर डर है तो फिर थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, हो सकता है कि कुछ समय बाद में आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट माहौल हो। लेकिन भीड़ से डरना ये उचित नहीं है, क्योंकि भीड़ अगर चलती रहती है ना तो उसमें दम घुटने का कोई चांस नहीं होता है। पर हाँ, भीड़ रुक जाती है तो प्रॉब्लम से ज़्यादा होती है। तो ये तो जो सवाल है और ये जो निर्णय है जाने का, ये आपके स्वयं के जो विवेक है उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा सफ़र बहुत अच्छा था, और अगर आप भी कुंभ का सफ़र करने की सोच रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और मैं ईश्वर से कृपा प्रार्थना करूंगी कि उसकी कृपा आपके ऊपर रहे और आपकी यात्रा भी उतनी ही सुगम बनाए जितनी उसने हमारे लिए बनाई थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस चैनल में मेरे इस वीडियो को देखा, सुना, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। एक गुजारिश है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिएगा और अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुँचाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।